नमस्कार साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का क्लास 10th साइंस की स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रीवियस क्लास में हमने ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर समझ लिया था। इस क्लास में हम समझेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ होता है वियोजित होना, अर्थात एक पदार्थ का टूट जाना। इसका एक और क्वेश्चन है, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसे भी हमें समझाना है। तो आइए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। परिभाषा है इसकी, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको हम परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाता है उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। विघटित का अर्थ होता है टूट जाना, अर्थात जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है तो उसे ही विघटित कहते हैं और इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब यह क्रिया रासायनिक के रूप में होती है तो इसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाता है उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ दो या दो से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, ये है चूना पत्थर का फॉर्मूला CaCO3। जब चूने के पत्थर को हम ऊष्मा की प्रेजेंस में लाते हैं, जब चूने के पत्थर को हम ऊष्मा यानी हीट गर्माहट की प्रेजेंस में लाते हैं तो वह गर्म होकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो कौन से भाग हैं, एक है CaO जो कि ठोस होता है और इसे ही हम बिना बुझा चूना बोलते हैं, जो कि मार्केट में कलई के नाम से मिल जाता है, जिसे क्षेत्रीय भाषा में हम कलई बोलते हैं। ये है बिना बुझा चूने का सूत्र। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए हमने कोष्ठक में G रख दिया है। तो जब चूने के पत्थर को हम हीट यानी हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तपन देते हैं, तो वह बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड दो यौगिकों में विघटित हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो चूना पत्थर है ये हीट की प्रेजेंस में आके दो यौगिकों में विघटित हो गया है, इसलिए इसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कहते हैं। ये चूना पत्थर है, चूने का पत्थर यहाँ दो हिस्सों में विभाजित हो गया है, जब दो यौगिकों में बट गया है तो इसे ही हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसका जो प्रस्तावना है वो तो हमने इसको समझ लिया है, अब इसका थोड़ा सा उपसंहार हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इसका निष्कर्ष कंक्लूजन हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें एक और क्वेश्चन था, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो जो कंक्लूजन है उसमें इसको हम सिद्ध करेंगे क्यों कहा जाता है। चूंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। जब हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी तो उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बना रहे थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटता है, संयोजन अभिक्रिया में तो अभिकारक जुड़ता है और वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया में C+O2 इज इक्वल टू CO2,
यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना दें तो वहाँ संयुक्त हो रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ ये जो चूना पत्थर है ये दो हिस्सों में टूट रहा है, बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दोनों जो क्रिया हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए कंक्लूजन क्या निकला है इसका, चूंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया में संयोग कर रहे थे, संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, संयोग हो रहा था। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहे थे, या इसको बैलेंस भी करते हैं, जल बना रहे थे, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, तो वहाँ संयोग हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ये टूट रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत इसलिए कहे जाते हैं। आई होप आपको संयोजन और वियोजन दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल कहेंगे। वियोजन है, वियोजन में भी है ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि यहाँ पर ये चूना पत्थर है, ऊष्मा की उपस्थिति में ही बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो रहा है। तो इसका जो वियोजन है वो ऊष्मा की उपस्थिति में हुआ है, इसलिए हम इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जब हमने बुक रीडिंग पढ़ी थी तो उसमें हमने एक फिगर समझा था जिसमें भरा था जल, और उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए थे, एक एनोड और एक कैथोड। तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस अलग हो गई थी और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई थी, तो वो था विद्युत वियोजन। तो उनको हम अच्छे से हमने बुक रीडिंग में समझ लिया है। आई होप आपको वे भी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से नहीं समझ में आए हैं या भूल गए हैं तो प्रीवियस क्लास में जाके आप उनको दोबारा से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। विस्थापन, विस्थापन का मतलब अपनी जगह से अदला बदली। तो विस्थापन का अर्थ होता है कि एक तत्व को हटा के उसको विस्थापित करके उसकी जगह पर खुद उपस्थित हो जाना, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ ही क्या होता है, एक तत्व को हटा के उसकी जगह पर दूसरा तत्व विराजमान हो जाए, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है और वह क्या करता है, अपने से कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से विस्थापित करके उसकी जगह पर खुद बैठ जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है आयरन का सूत्र, इसे कहते हैं हम आयरन। ये F है और इसे कहते हैं हम आयरन। और ये है कॉपर सल्फेट का सूत्र, ये है आयरन सल्फेट का सूत्र और ये है कॉपर का। तो इसको समझ लेते हैं हम कि किस प्रकार विस्थापन करता है। जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये है कॉपर सल्फेट का विलयन, विलयन है इसलिए हमने कोष्टक में यहाँ पर AQ रख दिया है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम आयरन, आयरन यानी लोहे की कील डालते हैं, और जो आयरन होता है, ये जो आयरन है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, यानी आयरन बहुत जल्दी क्रिया करता है, कॉपर उतनी तेज क्रिया नहीं करता है। तो ये जो आयरन है ये क्या करेगा, इस कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा। यहाँ पर देखिए
यहाँ यहाँ कॉपर आना चाहिए था, लेकिन आयरन ने कॉपर को हटा के इधर भेज दिया और यहाँ पर आयरन खुद बैठ गया। तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जो कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए यहाँ ये आयरन इस जगह खुद बैठ गया और कॉपर को अलग कर दिया। यानी अधिक अभिक्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को हटा के उसकी जगह खुद बैठ गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा भी वही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का यौगिक है। इस आयरन ने इस यौगिक में से कॉपर को हटा दिया। देखो यहाँ पर हटा दिया कि नहीं, यहाँ पर आयरन खुद आ गया, ये आ गया आयरन। यहाँ क्या बन गया, FeSO4। और जो कॉपर है ये वाला कॉपर इसको अलग कर दिया। तो इसे कहते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल को एक और तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये है जिंक। ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा। ये जो जिंक है इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा देगा। यहाँ पर जिंक बैठ गया, ZnSO4। CuSO4 होना चाहिए था, लेकिन ZnSO4 है और कॉपर को अलग कर दिया, यहाँ अलग कर दिया। तो इसे हम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। इसे कहते हैं हम जिंक। ये है जिंक, जस्ता। ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है, ये है कॉपर। कॉपर ठोस होता है, इसलिए कोष्टक में हमने S लिख दिया है। ठोस का मतलब सॉलिड इंग्लिश में, और सॉलिड से S ले लिया है। और यहाँ जिंक सल्फेट है, ये जलीय विलयन होता है, एक्वस स्टेट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ कोष्टक में AQ रख दिया है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। उपरोक्त समीकरणों में आयरन तथा जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील हैं, जिन्होंने कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है। जो हमने दोनों समीकरण समझे हैं उनमें चाहे आयरन की बात की जाए चाहे जिंक की बात की जाए, दोनों ही कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं, जिन्होंने कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया को हमें उदाहरण सहित समझाना है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। हमने एक विस्थापन को समझ लिया है, अब द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको भी हम समझेंगे। आइए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको हम समझ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो आयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋण आयन होता है। एक पॉजिटिव आयन होते हैं और एक नेगेटिव आयन होते हैं। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋण आयन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे ही हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये Na2SO4 है। अब आप ये मान के चलिए, यहाँ जो Na है ये है प्लस आयन का और SO4 है माइनस आयन का। यहाँ पर ये Ba है वो है प्लस आयन और Cl है वो है क्या है, माइनस आयन। Cl है माइनस आयन। तो इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा और इसका माइनस इसके प्लस से क्रिया करेगा। ये प्लस और माइनस दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे,
NaCl, तो देखिए यहाँ पर ये रख दिया है NaCl, और ये दोनों 2 हैं इसलिए हमने यहाँ आगे 2 लगा दिया है। और ये माइनस प्लस दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, BaSO4। ये क्या बनाएंगे, दोनों BaSO4। यहाँ पर ये दोनों, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, BaSO4, जो कि यहाँ आ गए हैं। ये Na प्लस के है, SO4 माइनस के, Ba प्लस के, Cl माइनस के। इसका प्लस और इसका माइनस ये दोनों चले गए यहाँ NaCl, और ये माइनस ये प्लस ये दोनों आ गए यहाँ BaSO4। तो इन दोनों में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो गया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया है। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो चाहे तो उपचयन अभिक्रिया आ जाए, चाहे इसका क्वेश्चन चेंज होके आ जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इन दोनों को एक ही अभिक्रिया बोलते हैं, दोनों को उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। चाहे उपचयन अभिक्रिया कह दे चाहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह दे, इसका दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जब अभिक्रिया होती है तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है। किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चाहे तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो और चाहे हाइड्रोजन की कमी हो, उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उस अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चाहे तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया का नाम दे दो और चाहे उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया का नाम दे दो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो आइए इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर ये कार्बन है और ये है ऑक्सीजन, इन दोनों के योग से बन गया CO2। क्या बन गया, CO2। इस कार्बन में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, और जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यहाँ कार्बन में ये ऑक्सीजन जुड़ के यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे ही हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर मैंने सिखाया था, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसे ही हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ इस जगह ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए इसे हम उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण कहेंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ है ये कार्बन, सॉरी यहाँ है ये कॉपर। जब कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, यहाँ CuO। इस कॉपर में ये ऑक्सीजन, यहाँ वृद्धि हो गई ऑक्सीजन की, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो इसे ही उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चाहे तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो चाहे हाइड्रोजन की कमी हो। यहाँ इस कार्बन में इस ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ इस कॉपर में इस ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई इधर आके, तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं, तो ये दोनों उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो आज हमने 4 क्वेश्चन समझ लिए हैं। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, और यदि आपको कोई डाउट बचते हैं तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें, और यदि अच्छे समझ में आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।